स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे टेस्ट साथी की अभ्यास सीरीज़ में, जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। इस सीरीज़ को हमने आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। इस सीरीज़ को हमने ताकि आप लोगों को एक एप्लीकेशन वाला पार्ट आ जाए। जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आप सब लोग पढ़ते होंगे कि आप लोगों ने एक बुक पढ़ी, लक्ष्मीकांत पढ़ी फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए, तो आप पॉलिटी के बाद आप सोचते होंगे कि मैं कोई और बुक उठा लेता हूँ। बट ऑन द अदर हैंड हम लोग प्रैक्टिस में लैक करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करना नहीं चाहते। तो प्रैक्टिस से क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एग्जाम में हमें कैसे अप्रोच अपनाना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को कहाँ पे अगर गलत ऑप्शन है तो हमें कैसे उसको टैकल करना है। ठीक है, तो इसी सीरीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज़ को आपके लिए डिज़ाइन किया है ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाएं। ठीक है, तो बने रहिए इस सीरीज़ में मेरे साथ। आज की हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, मैं पहले पेन का कलर रेड चूज कर लेती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्या कह रहा है, लिखित और अलिखित संविधान के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस और डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमसे पूछा है कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है लिखित संविधान, देश में सभी संवैधानिक कानूनों का औपचारिक स्रोत और अलिखित संविधान औपचारिक स्रोत नहीं है। दूसरा, लिखित संविधान पूरी तरह से संहिता बांध और है, जबकि अलिखित संविधान नहीं है। ठीक है, first statement is a written constitution is the formal source of all constitutional laws in the country and the unwritten constitution is not the formal source। देखो, second statement कह रहा है written constitution is entirely codified whereas unwritten constitution is not। तो हमें रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच का डिफरेंस बताना है। देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे लॉज, सारे रूल्स, सारे राइट्स, जैसे कि कौन से राइट्स देंगे, कौन सी लॉज रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी गवर्नमेंट की, वो सब एक जगह पे कॉडिफाई किया जाता है, एक जगह पे कंसोलिडेट किया जाता है, उसे हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, जो लॉज होती हैं, जो आपके रूल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, वो अलग अलग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, अलग अलग केसेस से होते हैं, बट वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कंपाइल नहीं होता है। यही डिफरेंस होता है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इन द कंट्री एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द फॉर्मल सोर्स। नहीं, फॉर्मल सोर्स दोनों ही हैं, दोनों ही फॉर्मल सोर्स हैं, बट डिफरेंस क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सारी लॉज कंपाइल है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम अनरिटन की बात करें तो वो एक कंपाइलेशन में नहीं होता है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड कह रहा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटायरली कॉडिफाइड वेयर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉडिफाइड होता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सारे लॉज, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं गवर्नमेंट की, एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉडिफाइड नहीं होता। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ओनली 2, केवल 2। ओके, नेक्स्ट, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन इन चारों में से सही है। ये भारत के लोगों के बीच विश्वास की एक डिग्री उत्पन्न करता है, ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, ये निर्धारित करता है कि सरकार को देश पर कैसे शासन करना चाहिए, ये सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है। Which of the following statement is are correct with respect to the Constitution of India? It generates a degree of trust among the people of India. It limits the power of the government. Third, it determines how a government should govern the country, and it determines the power of the government. तो इसमें से हमें चारों ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में सही है। तो ये कह रहा है इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट अमंग द पीपल। हाँ, संविधान लोगों को अधिकार देता है, लोगों के राइट्स, हम जैसे हम अपने संविधान में देखते हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, हमें डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मिलते हैं, जिसमें सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोविजंस हैं, सिटीजन्स के राइट्स को रखा गया है। तो हाँ, एक ट्रस्ट जनरेट हो रहा है सिटीजन्स में, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, आप अगर देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में
स्टेट की पावर को लिमिट किया गया है और अगर हम देखें तो स्टेट की पावर को लिमिट करके इंडिविजुअल लिबर्टी को ज़्यादा मान्यता दी गई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है कि हाँ स्टेट की पावर को लिमिट करता है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट लिमिट करता है। थर्ड है इट डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग अ गवर्नमेंट शुड गवर्न द कंट्री, ठीक है। ये भी डिटरमाइन करता है कि कितने लंबे समय तक एक, जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो लोकसभा है वो उसका टेन्योर क्या है 5 years, तो ये बता रहा है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है हमारे देश में वो कितने टाइम तक रूल करेगी, फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, तो एक टाइमलाइन भी डिफाइंड है, ओके। इट डिटरमाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट की पावर दी हुई है, ठीक है। अलग अलग आपने देखा होगा शेड्यूल 7 में, जब हम सेवेंथ शेड्यूल की बात करते हैं तो 7 शेड्यूल में डिवाइड है पावर, यूनियन की पावर क्या है, स्टेट की पावर क्या है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि संविधान में पावर्स डिवाइडेड है, ओके। तो ये ऑप्शन भी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 एंड 4, डी। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे नेता फ्रांस के समाजवादी क्रांति से प्रेरित थे। हमारे नेता अमेरिका के संसदीय लोकतंत्र से प्रेरित थे। भारतीय संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाएं अपनाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में आम सहमति बनी थी। ओके, इंग्लिश में देखते हैं। विद रिगार्ड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस टाइम की कंडीशंस। आर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन फ्रेंच। Our leaders were inspired by the parliamentary democracy in US. The Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from the Government of India Act 1935, and much of the consensus regarding the democratic setup had evolved during the freedom struggle. देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन था वो हमने फ्रेंच से इंस्पायर होके लिया है। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज सोशलिस्ट रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, सोवियत यूनियन, ओके। सो यहाँ पे फ्रेंच नहीं होगा, यहाँ पे रशिया होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आर लीडर्स वर, हमने क्या लिया था रशियन रेवोल्यूशन, हमने लिया था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब प्रिंसिपल्स हमने रशिया से लिए थे। आर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन यूएस में पहली बात तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। तो हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ से लिया है? हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिया है ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने बहुत सारी स्कीम्स ली हैं, बहुत सारे प्रोविजंस उठाए हैं, जैसे कि ऑफिस ऑफ गवर्नर देखोगे आप तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। अब अगर हम बात करें फेडरल स्कीम की तो हमने वो भी वहाँ से लिया है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम तो कुछ प्रोविजंस हमने वहाँ से उठाए हैं। बात करें हम बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोविजंस जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के, उसमें वो रहेगा आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बताता है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारी डिटेल्स, इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स उठाई हैं, प्रोसीजर्स उठाए हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मच ऑफ द कंसेंसस रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक सेटअप हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे बहुत सारा डेमोक्रेटिक हमारा जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बीच में कंसेंसस डेवलप हुआ था कि हमें कैसा अपना देश चाहिए, कैसी डेमोक्रेसी चाहिए जहाँ पे लोगों के जो राइट्स हैं वो वॉयलेट ना हो। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो थर्ड अगर हम हटा दें, नहीं सेकंड और फर्स्ट अगर हम हटा दें तो हमारा आंसर आएगा थर्ड एंड फोर्थ, बी इज करेक्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान को स्वीकार्य, वैध और आधिकारिक बनाता है?
भारत के नागरिकों ने संविधान सभा में नोट्स, बहस और सुझावों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। संविधान सभा को पूरी तरह से अंग्रेजों द्वारा नामित नहीं किया गया। थर्ड, संविधान को जनमत संग्रह के बाद अपनाया गया था। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल, लेजिटिमेट एंड ऑथोराइटेटिव। सो इसमें बताना हमें कि कौन से चीज़, इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्टेबल, लेजिटिमेट और ऑथोराइटेटिव बनाता है। Citizens of India participated directly or indirectly by way of notes, debates and suggestions in the Constituent Assembly. Correct. Citizens ने participate किया था Constituent Assembly में through notes, debates and डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सिटीजन्स ने पार्टिसिपेट किया था। अपने जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उसमें इलेक्ट करके लोगों को वहाँ से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके भेजा था। तो पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी Constituent Assembly. The Constituent Assembly was not entirely nominated by the British. Yes, this statement is also correct. हाँ, पूरी entirely जो Constituent Assembly थी, जो पूरा nominated body नहीं थी, उसमें से elected भी थे and nominated भी थे, ठीक है। The Constitution was adopted after a referendum. No, Constitution was not adopted after a referendum. It was made बाय दी कंसेंसस ऑफ द पीपल, ठीक है। जब लोगों ने अपना कंसेंसस दिया कि हाँ हम सहमत हैं इन प्रिंसिपल से, इन लॉज से हम अबाइड करते हैं, तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। So we are left with the first and second option. Yes, this is also incorrect. We are left with the first and second is correct. Okay, next question. भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक ताने बाने, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना को बनाए रखने से संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति की निर्देशक सिद्धांत. Which of the following features of the Indian Constitution deal with the maintaining the social fabric, moral values and national consciousness? Fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में कहा है कि कौन से फीचर्स, इन तीनों में से कौन से फीचर्स हमारे संविधान की सोशल फैब्रिक, मॉरल वैल्यूज़ और नेशनल कॉन्शियसनेस को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं. तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप की गई है, ठीक है, एक इंडिविजुअल को राइट्स मिले हैं, तो ये करेक्ट है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है कि साइंटिफिक टेम्पर की जब बात होती है, कल्चरल चीज़ों की बात जब होती है, ठीक है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी स्टेट को कहा गया है कि आपको सिटीजन के लिए क्या करना है, ठीक है. ओके, तो तीनों ही करेक्ट है. आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी. ओके, नेक्स्ट. निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया था? 1934 में स्वराज पार्टी, 1936 में कांग्रेस पार्टी, 1942 में मुस्लिम लीग, 1946 में सर्वदलीय सम्मेलन. Who among the following was the first to propose idea of constituent assembly to frame the constitution of इंडिया? कौन सी पार्टी, इन चारों में से किसने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहते हैं, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना चाहते हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए? तो सबसे पहले किसने रखा था? आंसर, राइट आंसर है स्वराज पार्टी 1934. ओके, करेक्ट आंसर इज स्वराज पार्टी 1934. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7. 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजागोपालचारी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. In the interim government formed in 1946, the deputy chairman of executive council
डेप्यूटी चेयरमैन जो थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सी राजागोपाल हरी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब इंटरिम गवर्नमेंट बना था तो जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट भी बने थे, वाइस प्रेसिडेंट भी एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन आएंगे, जब कथन, अभिकथन और कारण पूछा है, तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखने में थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, बट जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये बहुत इजीली हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन आएंगे तो आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अभिकथन ए क्या कह रहा है? वेविल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी। ठीक है, कारण पढ़ते हैं। वेविल ने सोचा था कि इस तरह की व्यवस्था से भारत का विभाजन टल जाएगा। ठीक है, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। असर्शन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वेविल प्लान द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू हैव इक्वल नंबर ऑफ हिंदू मुस्लिम मेंबर्स। रीजन क्या था इसका? कि वेविल थॉट दैट सच एन अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें आपको ऑप्शंस दिखेंगे। अब देखो, हमें इन एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में ना सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग पहले देखना है कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है या नहीं है। तो पहले हम इस असर्शन को पढ़ेंगे और बाकी क्वेश्चंस को आप भूल जाइए। तो असर्शन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वेबल प्लान द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू हैव इक्वल मेंबर्स ऑफ हिंदू मुस्लिम मेंबर्स। यस, वेबल प्लान में ये था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हिंदू मुस्लिम मेंबर्स को इक्वली चाहता था। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। वेविल थॉट दैट सच एन अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नहीं, इसका रीज़न ये नहीं। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही, रीज़न ही गलत है। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअली रीज़न देखें तो रीज़न ही गलत है, और ये जो स्टेटमेंट है, अब रीज़न ही गलत है तो हम आंसर पे तो आ गए। तो जहाँ रीज़न गलत है, रीज़न इज़ रॉन्ग, तो आपका आंसर भी वही हो जाएगा। ठीक है, आप बाकी तीनों स्टेटमेंट में देखेंगे तो कहीं पर भी रीज़न गलत नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है रीज़न करेक्ट, रीज़न आर करेक्ट, यहाँ पे भी रीज़न इज़ करेक्ट। तो अगर हम देखें तो रीज़न रॉन्ग किस में है? थर्ड स्टेटमेंट में। तो हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। ओके, नेक्स्ट संविधान सभा, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये प्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम थी, ये एक बहुदलीय निकाय था, उन्होंने कई समितियों के माध्यम से काम किया। Which of the following statements are true about the Constituent Assembly? It was based on adult franchise. It was the result of direct election. It was a multi-party body. It worked through many committees. अब आपके ऑप्शंस ये हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो एडल्ट फ्रेंचाइज पे तो नहीं थी, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी तो वो पार्टली इलेक्टेड थी एंड पार्टली नॉमिनेट। सेकेंड है इट वॉज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। नो, इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन हुए, इलेक्शन से इलेक्ट होके ही आए थे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। यस, मल्टी पार्टी बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग पार्टी के लोग थे, तो मल्टी पार्टी बॉडी थी, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। ही वर्कड थ्रू मेनी कमिटीज़। यस, और लोगों ने अलग अलग कमिटीज़ के साथ काम किया। आपने देखा होगा ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने चेयर की थी, चेयरपर्सन थे उसके। ऐसे बहुत सारी कमेटी थी। ठीक है, लिंग्विस्टिक कमेटी थी, तो अलग अलग कमिटीज़ के थ्रू काम किया था। यस, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। BR अम्बेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे? पश्चिम बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मध्य भारत एंड पंजाब। BR अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम दीज सेम ऑप्शंस हैं। तो
बी आर अम्बेडकर जब बी आर अम्बेडकर ने इलेक्शन लड़े थे तो ईस्ट बंगाल से लड़े थे, ठीक है। उन्होंने कहाँ से इलेक्ट हुए थे वो, ईस्ट बंगाल से। बट हुआ ये कि जब ईस्ट बंगाल से उन्होंने इलेक्शन लड़े थे तब इंडिया क्या था, अनडिवाइडेड था, ठीक है। इंडिया क्या था, अनडिवाइडेड था। तो जब इंडिया अनडिवाइडेड था तब वो ईस्ट बंगाल से इलेक्ट हुए थे। बट पार्टीशन के बाद जो ईस्ट बंगाल था वो चला गया था पाकिस्तान की साइड। तो ईस्ट बंगाल से जब, तो फिर उन्होंने क्या किया, जब देखा कि अब उन्हें उनकी सीट जो थी वो पाकिस्तान वाले एरिया में जा चुकी थी, तो उन्होंने दोबारा बाई इलेक्शंस किए, ठीक है। जिसमें उन्होंने कहाँ से लड़ा था, उन्होंने लड़ा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, पूना से, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। और वो यहाँ से जीत गए थे। तो ये करेक्ट आंसर है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, प्रावधान एंड स्रोत। मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, केंद्र की आवश्यक शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। प्रोविजन एंड सोर्स। अब देखो, हमें ये बताना है कि हमने कौन सा प्रोविजन कौन सी कंट्री से लिया है अपने संविधान में। तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है यूएसए से, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया है। कहाँ से लिया है, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स से हमने इंस्पायर होकर क्या लिया है अपना, फंडामेंटल राइट्स एक्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिया है, ये भी करेक्ट है एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रेजिडुअरी पावर ऑफ द सेंटर। रेजिडुअरी पावर क्या होती है, देखो, रेजिडुअरी पावर हम उन्हें बोलते हैं जब सेंटर के पास, रेजिडुअरी पावर वो होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि किसके पास जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली यूनिटरी गवर्नमेंट है, क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें यूनियन के पास ज़्यादा पावर है, तो रेजिडुअरी पावर किसके पास रहेंगे, सेंटर के पास रहेंगे, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया था, हमने ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं, हमने ये लिया था कनाडा से, ठीक है। कनाडा में स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात होती है, फेडरल कंट्री है, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात होती है, हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया था, कनाडा से, ठीक है। तो रेजिडुअरी पावर किसके पास जाती है, सेंटर के पास। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने जर्मनी से लिए थे, करेक्ट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, रेजिडुअरी पावर। नॉट करेक्ट पूछा है तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार है, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत है। डेमोक्रेसी इन इंडिया rests on the fact that constitution is a written one. There are fundamental rights and people have the right to choose and change the government, and there are directive principles of state policy. Okay, अब देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है इंडिया में। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो दूसरी कंट्रीज में भी है, तो ये तो नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देयर आर फंडामेंटल राइट्स, नो, डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो डेमोक्रेसी ही होगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन वन, नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल हैव राइट टू चूज। देखो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो रूल कैसे करेगी, जब लोग उसको इलेक्ट करेंगे, ठीक है, लोग वोट देंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे डेमोक्रेसी। तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि पीपल हैव राइट टू चूज, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का उनके पास अधिकार है, एंड चेंज द गवर्नमेंट। और जब उनको लगता है कि गवर्नमेंट उनके व्यूज़ को, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके जो काम है उन्हें नहीं कर रही है, तो दे हैव राइट टू चूज, राइट टू चेंज द गवर्नमेंट, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अभिकथन और कारण। वही एजर्शन और रीजन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान अर्थ संघीय है, कारण भारतीय संविधान ना तो संघीय और ना ही एकात्मक।
ओके, असर्शन कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल एंड रीजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। अब देखो, हमारे जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्वाजी फेडरल है। यस, दिस असर्शन इज करेक्ट, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही तो वो प्योरली फेडरल है ना ही प्योरली यूनिटरी है, बट ब्लेंड ऑफ बोथ, दोनों का ब्लेंड है, दोनों का मिक्स है। हमारा जो संविधान है उसमें यूनियन के पास भी पावर्स है एंड स्टेट के पास भी अपने डोमेन में पावर्स हैं, बट यूनियन के पास ज़्यादा पावर है स्टेट के कंपैरिजन में। तो हम इसलिए अपने संविधान को क्या कहते हैं, क्वाजी फेडरल, क्योंकि इट इज़ नॉट प्योरली फेडरल, दैट वाई इट इज़ नोन एज क्वाजी फेडरल। रीज़न क्या है, अब रीज़न को पहले इंडिविजुअली देखेंगे कि ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है या नहीं है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही तो फेडरल है ना ही यूनिटरी है, बट ब्लेंड ऑफ बोथ, दोनों का मिक्स है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब हम देखेंगे क्या ये असर्शन जो है ये इसका करेक्ट रीज़न है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी। तो ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, इसका रीज़न सही है ये। करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, बोथ ए एंड आर, assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A। और बाकी के ऑप्शंस में देखोगे तो assertion and reason are true but R is not the correct explanation, ये गलत है। A is true but R is false, A is false and R is, ठीक है, ये भी गलत। आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये एक पहली स्टेटमेंट, ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसकी सरकार का स्वरूप संसदीय है, सर्वोच्च शक्ति भारत के लोगों में निहित है, ये एक एकीकृत प्राधिकरण प्रदान करता है। द कार्डिनल फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम प्रमुख मतलब कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात करें, ठीक है, इंडिया में तो क्या है। तो देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया। यस, करेक्ट। इट हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से, ठीक है। ओके, करेक्ट। द सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में आपको सबसे पहली जो लाइन मिलती है, जो प्रियम्बल है इंडिया का, इंडिया संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, उसमें सबसे पहली लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बता रहा है कि हम अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं। संविधान जो है, जो गवर्नमेंट है, वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया से। ओके, तो सुप्रीम पावर कहाँ वेस्ट करती है, पीपल ऑफ इंडिया में। इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी। यस, यूनिफाइड अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन योग्य नहीं है। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सरकार की संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली एंड संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और सरकार की संसदीय प्रणाली, ठीक है। द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट अमेंडेबल अंडर द आर्टिकल 368। सबसे पहली चीज़, जैसे इसमें ऑप्शंस हैं, आप देखोगे हमसे पूछा है कि बेसिक फीचर्स। अब ये बताइए कि बेसिक फीचर्स का मतलब क्या है। बेसिक फीचर्स हम उन्हें कहते हैं जो कि बेसिक फीचर बेसिकली कब डेवलप हुए थे, जब बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट आया था केशवानंदा भारती केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ ऐसी प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं संविधान के अंदर जिसे हम बेसिक फीचर में रखेंगे, बेसिक पिलर देंगे, बेसिक स्ट्रक्चर में रखेंगे, जो कि आर्टिकल 368 से भी अमेंड नहीं कर सकता पार्लियामेंट, ठीक है, उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या आता है, क्या ये बताता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट
पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 के अंदर में हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने की पावर है, उसको बदलने की पावर है, लेकिन वो बेसिक फीचर्स को नहीं बदल सकता अंडर आर्टिकल 368। अब आर्टिकल 368 में दो तरह के वो होते हैं अमेंडेबिलिटी, मतलब दो तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। एक तो स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, और एक है स्पेशल मेजॉरिटी विद प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंट लेना है, हाफ ऑफ द स्टेट जब रेटिफाई करेंगी, हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफाई, ठीक है। जब हम स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर को या फेडरलिज्म में कुछ भी चेंजेस लाएंगे तो हम स्टेट्स की परमिशन लेंगे, स्टेट्स की कंसेंट लेंगे, ठीक है। और जब हम यूनिटरी या फिर जो फेडरल स्कीम में नहीं आता, हम उन प्रोविजंस को चेंज करेंगे, अमेंड करेंगे, तो हम स्पेशल मेजॉरिटी से करेंगे, ठीक है। और जो कुछ लॉज ऐसी हैं कुछ लॉज ऐसी हैं संविधान में जो कि ऑर्डिनरी अमेंडमेंट से मतलब ऑर्डिनरी प्रोविजन से ऑर्डिनरी लॉ अमेंड हो सकती हैं, तो वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएंगी। ओके, तो समझ गए ना आप लोग। अब देखो, ये हमसे कहा है क्वेश्चन में कि अंडर आर्टिकल 368 बेसिक फीचर्स जो कि अमेंड नहीं किए जा सकते वो है सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस अमेंड नहीं किए जा सकते। संप्रभु, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और सरकार की संसदीय प्रणाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन दिया? भारतीय संविधान अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक लचीलेपन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। बी आर अम्बेडकर, एम बी पाइली, अलोकड्रिक रोविक एंड केसी वियर। ओके, who among the following gave the following statement about Indian Constitution? Indian Constitution strikes a good balance between extreme rigidity and too much flexibility. किसने कहा है ये स्टेटमेंट कि इंडिया का जो संविधान है वो एक फाइन बैलेंस रखता है, स्ट्राइक करता है एक फाइन बैलेंस जिसमें एक्सट्रीम रिजिडिटी भी है, जैसे हमने रिजिडिटी की बात करी तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या शो करता है कि रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो आप नहीं अमेंड कर सकते अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एक्सट्रीम रिजिडिटी। अब अगर हम टू मच फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इंडिया जो है इंडिया का जो संविधान है वो एक गुड बैलेंस मेंटेन करता है। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? अलेक्जेंडर ओविक ने। ओके, अलेक्जेंडर ओविक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सरकार की एकात्मक प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? अधिक अनुकूलनशीलता, मजबूत राज्य, लोगों की अधिक भागीदारी, सत्तावाद की कम संभावना। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट possesses which of the following advantages? अगर यूनिटरी सिस्टम है गवर्नमेंट का, यूनिटरी मीन्स जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है या सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? ग्रेटर अडेप्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेट, ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल एंड लेसर चांस ऑफ ऑथोराइटेरियनिज्म। यहाँ पे ये इस ऑप्शन गलत है क्योंकि ऑथोराइटेरियन होने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर के पास ही सारी पावर है, स्टेट्स के व्यूज़ रिप्रेजेंट नहीं हो। ग्रेटर पार्टिसिपेशन नहीं होगा पीपल का क्योंकि देखो आप देखोगे ना 73rd और 74th अमेंडमेंट जो किया गया था वो रूट जो ग्राउंड लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उसको जो ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं जो जैसे विलेजेस में म्यूनसिपैलिटीज़ में उन लोगों के जो सिटीज़ में रहते हैं
जिनके व्यूज़ तक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इसलिए छोटे छोटे क्षेत्र बनाए, छोटे छोटे, ताकि वहाँ के लोगों के जो व्यूज़ हैं वो रिप्रेजेंट हो सकें। इसलिए इसमें क्या कह रहा है कि जो अगर यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, तो ग्रेटर पार्टिसिपेशन होगा पीपल का। नो। ग्रेटर अडाप्टेबिलिटी, नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग स्टेट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा नेशन स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेट बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मजबूत राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से समाजवादी पैटर्न ऑफ सोसाइटी को स्वीकार किया? 1953 का बॉम्बे प्लान, 1955 का अवार्डी अधिवेशन, 1957 का कलकत्ता अधिवेशन एंड 1959 का नागपुर अधिवेशन। एट विच ऑफ इट्स सेशंस, कौन से सेशन में डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी? तो एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस ने कौन से सेशन में ये एक्सेप्ट किया था? ऑफिशियली एक्सेप्ट, ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था कि हमें सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी चाहिए। वो था अवधि सेशन ऑफ 1955। तो करेक्ट आंसर है अवधि सेशन ऑफ 1955। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का संसदीय, क्वेश्चन नंबर 19, सरकार का संसदीय स्वरूप इस पर जोर देता है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली। सी, विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच अन्योन्याश्रय एंड एक स्वतंत्र निकाय द्वारा प्रशासित लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली। ठीक है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट emphasizes on the separation of power between the legislature and executive. ओके, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें क्या, किस चीज़ पे जोर डाला गया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसमें से आपको वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? देखो, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो कहाँ पर है? वो यूएसए में फॉलो होता है। यूएसए में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एंटर नहीं कर सकता और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के डोमेन में एंटर नहीं करता। तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में देखा जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट, ये बहुत करेक्टली इसको डिफाइन नहीं करता। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिपेंडेंट बॉडी। देखो, सी ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारे देश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्यों रखा गया ऐसा? क्योंकि हमें एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करनी थी कि जो पार्लियामेंट मतलब जो पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव ही है, एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर में आके लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाता है और फिर वो बाद में लेजिस्लेचर से निकल के एग्जीक्यूटिव बॉडी बन जाता है। तो दोनों का एक ब्लेंड है, मीन्स दोनों एक पर्सन दो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इंटरडिपेंडेंस रहती है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स की एक दूसरे पे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म को ये करेक्टली डिफाइन करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारत में संसदीय लोकतंत्र का स्तंभ नहीं है? ओके, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधि लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। सी, सभी पात्र नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने की अनुमति है। एंड शक्तियों का पृथक्करण। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ पिलर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया? इसमें से कौन सा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अभी हम बात कर रहे थे ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें से कौन सा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का पिलर नहीं है, ये बताना है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, political representatives are accountable to the people, all eligible citizens are allowed to contest election without discrimination and separation of power। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेपरेशन ऑफ पावर। ओके ओके, सो अब हमारा ये यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होती है आज की।
और आज के सीरीज़ के बाद जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, उन क्वेश्चंस को जाके एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिए, कैसे ऑप्शंस को हटाना है, कैसे किस ऑप्शन में कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा टॉपिक है, उन टॉपिक्स को जाके रीड करिए। और हम कल मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।